everyone, welcome to the second video of the series of solving PYQs of modern physics, and today we will be covering Heisenberg's uncertainty principle. Okay, because ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स मैंने देखे लाइक अच्छी वेटेज वाले क्वेश्चन लाइक दिस क्वेश्चन इज अ बेसिक न्यूमेरिकल जस्ट फॉर्मूला यूज करना है बट इसकी वेटेज है 5 मार्क्स। देन ये क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है एंड इसकी वेट इसका है 3 मार्क्स। देन ये है पूरा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हमें स्टेट करना है और एक एक्सपेरिमेंट है वो शो करना है, मतलब वो दिखाना है, जस्ट वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, वो बस एक राइट अप एक छोटा सा है वो लिखना है। देन ये 7 मार्क्स का एंड सिमिलरली ये भी है 7 और 8, मतलब इसका एक पार्ट होगा वो शायद यही पार्ट रहा होगा। एंड बी इसका ये 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल है बट ये बहुत ईजी। एंड देन दिस इज द सेम रिपीटिव क्वेश्चन और यहाँ पर ये 10 मार्क्स का, ये थोड़ा सा लेंदी है बट ये भी बहुत इजी है। बस तो मतलब इसमें दो ही फॉर्मूलेज हैं, उन्हीं के ऊपर सारी न्यूमेरिकल सारे जो भी डेरिवेशंस है वो सब कुछ उसी के अराउंड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि स्टेटमेंट क्या है उसकी, देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। सो द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इट हैज टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज पोजीशन मोमेंटम से रिलेटेड एंड सेकंड इज एनर्जी एंड टाइम से रिलेटेड। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द पोजीशन मोमेंटम। ओके, so first point is experiments cannot simultaneously determine the exact value of a component of momentum of a particle and also the exact value of its corresponding coordinate. That means यहाँ पे मैंने component of a momentum लिखा है because momentum of course एक vector है तो वो 3 डायमेंशनल हो सकता है। तो लेट्स से कि अगर मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में ले रही हूँ विच इज एक्स डायरेक्शन, मतलब आई कैप में, तो उस डायरेक्शन में वी कैन नॉट साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट वैल्यूज हम नहीं डिटरमाइन कर सकते ऑफ उसकी पोजीशन का और उसका मोमेंटम का, दैट इज डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स। सो प्रिसिशन ऑफ मोमेंट मेजरमेंट इज इनहेरेंटली लिमिटेड। इनहेरेंटली मीन्स इट इज इट्स प्रॉपर्टी, लाइक हम इसमें एक्सटर्नली कुछ नहीं कर रहे, वो उसका इंटरनल प्रॉपर्टी ही है, लाइक उसका नेचर ही यही है कि वी कैन नॉट मेजर द प्रोसेस, मतलब कोई भी प्रोसेस हम करें उससे हमें डेल्टा पी या डेल्टा एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमें h बार/2 से लेस नहीं, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स मिलेगा एट द बेस्ट केसेस में। देन the principle has first important point that the principle has nothing to do with the improvements in instrumentation. Even with the best of the best ideal instruments you cannot determine it, मतलब इस लिमिट के नीचे नहीं जा सकते, हम इस लिमिट के ऊपर या बराबर ही रहेंगे, लीडिंग टू बेटर साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पी एंड एक्स। and rather the principle says that even with ideal instruments we can never in principle do better than this stated limit जो भी है ये। ओके, सो ये तो है जस्ट स्टेटमेंट। इसका अब प्रूफ दो तरीके से है, एक है थॉट एक्सपेरिमेंट जो कि हमारे पेपर में डायरेक्ट आ रखा है 7 मार्क्स 8 मार्क्स ऐसे करके कि थॉट एक्सपेरिमेंट से प्रूव करो। एंड सेकेंड इज थोड़ा सा इंट्यूटिव, थोड़ा सा है कि हम वेव फंक्शंस एंड उसके थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वी विल सी द हमारे थॉट एक्सपेरिमेंट एंड एक इंट्यूशन के लिए आई विल शेयर माई ओन, लाइक मैंने कैसे समझा वो मैं एक बार डिस्कस करूंगी। सो नेक्स्ट व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ, मतलब यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स से ये डिफरेंट क्यों है कि व्हाट मेक्स इट क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स हमें क्यों नहीं दिखती है लिमिट? because if we cannot determine x and p simultaneous then we cannot specify the initial conditions of motion exactly, because in case of classical mechanics let's say I have a ball, अगर मैं उसका initial velocity या फिर उसके बारे में हाँ मुझे अगर initial velocity पता हो और या फिर फाइनल वेलोसिटी या फिर कोई भी एक ऐसी उसकी चीज पता हो, कोई ऐसी या तो एक्सेलरेशन पता हो या फिर कोई भी एक और वैल्यू पता हो, तो मैं उसका पूरा पाथ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि हाँ वो इसी साइड जाएगा। और ऑफ कोर्स हम लोग जब एक बॉल थ्रो करते हैं हमें पता है कि वो किस साइड मूव करेगा, सो वी नो इट्स एग्जैक्ट पॉइंट कि वो कहाँ हमें मिलेगा एंड एग्जैक्ट उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब मोमेंटम ऑफ कोर्स अगर हमें स्पीड पता है हमें मोमेंटम भी मिल जाएगा। सो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं द मूवमेंट एंड द मोशन जो भी है किसी भी पार्टिकल का, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स ये हमें लिमिटेशन है, हम नहीं कर सकते। सो दैट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। सो और रीड कर देते हो कि if we cannot determine x and p simultaneously then we cannot specify the initial conditions of motions exactly, of course, therefore we cannot precisely determine the future behavior of a system which we do in classical mechanics, but हम यहाँ नहीं कर सकते because हमें exactly पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, because इलेक्ट्रॉन is of course a wave and you can, मतलब वेव तो पूरे एक एरिया में स्प्रेड होगी, नॉट लाइक एक पार्टिकल कितने पॉइंट पे फिक्स होगी।
So since the act of observing a system disturbs it in a manner that is not completely predictable, of course, जब हम एक बॉल को देख रहे हैं, हमें बॉल दिख ही तब रही है जब उसमें एक फोटोन रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब उसमें जब लाइट जा रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है. एंड वी नो कि फोटोन्स आर लाइक पार्टिकल्स. जब वो इंटरेक्ट करते हैं, दे एक्ट लाइक अ पार्टिकल, वो एक स्पेसिफिक एनर्जी या फिर मोमेंटम से हिट करते हैं किसी भी चीज को, एंड देन वो रिफ्लेक्ट होते हैं और फिर वो हमारे रेटिनस पे पड़ते हैं, हम तब देखते हैं. बट जो बॉल है उसका मास इतना ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो हमारा फोटोन है, कि हमें जो स्लाइड डेल्टा एक्स जो भी डिफरेंस आता है फोटोन के मोमेंटम से, जो भी उसमें कोलिजन से डिफरेंस आता है, वो हमें नहीं शो होता क्लासिकली. सिमिलरली ऐसा एक एग्जांपल एक मतलब बुक में गिवन था कि जब हम लोग मून से अपना डिस्टेंस निकालते हैं, अर्थ और मून का डिस्टेंस, तो हम लोग उस पर रेडियो वेव्स आई गेस करते हैं, उस पर इंसिडेंट करते हैं. एंड जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो इंसिडेंट करते टाइम वी प्रोवाइड अ मोमेंटम टू द मून, बट मून का मास इतना बड़ा है कि हमें उसका स्लाइट डिफरेंस जो मोमेंटम से आया होगा वो नहीं पता चलता, वो हमें क्लासिकली नहीं दिखता, और हम इतना ज़्यादा मतलब इतना एक्यूरेसी के साथ उसे मेजर करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है. ओके, बट if the mass is very less like electron या फिर quantum particles like electron proton and photon, इन सारे केसेस में डिस्कस करें तो वहां पर जो डेल्टा p या फिर जो डेल्टा x होगा वो काफी मतलब काफी मेजरेबल वैल्यू और काफी इफेक्टिव वैल्यू होगी. दैट्स वाई जब भी हम लोग फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो कोलिजन होता है वो उसको डिस्टर्ब कर देता है. ओके, सो द ऑब्जर्वेशन, सो यही इसकी बेसिकली है कि डिफरेंस क्या है कि सिंस द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ सिस्टम डिस्टर्ब्स इट इन अ मैनर दैट इज नॉट कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल, द ऑब्जर्वेशन चेंजेस द प्रीवियस मोशन ऑफ द सिस्टम टू अ न्यू सिस्टम ऑफ मोशन विच कैन नॉट बी कंप्लीटली नोन. आपने एक स्टेट को देखने के लिए जब उस पर उसे डिस्टर्ब किया तो वो फिर से दूसरी स्टेट में चला गया जो कि आपको नहीं पता. जैसे देखने के लिए आपको फिर से लाइक इट्स लाइक अ लूप, कि आपने पहले एक पोजीशन देखी वो फिर से चेंज हो गई क्योंकि आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया, फिर आप उसे देखोगे फिर वो चेंज हो जाएगी. तो मतलब उसे चेज करते रहो बट वी विल नेवर गेट अ फाइनल मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू. तो ये गामा रे माइक्रोस्कोप थॉट एक्सपेरिमेंट है, इससे हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट है कि हम उसे कैसे इंट्यूशन बना सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होता होगा. तो ये हम करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ये जो हमारा लिमिटेशन है, इससे दिस इसको यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देन वी विल सी द थॉट एक्सपेरिमेंट. एंड एक और इसका जो दूसरा पार्ट है विच इज एनर्जी टाइम वाला पार्ट, वो एक बार देख लेते हैं. So an electron moving along x axis with energy E is equal to मतलब kinetic energy होगी, and I'm saying कि वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, so x axis की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर px कंपोनेंट लिया है मोमेंटम का. so उसके पास kinetic energy होगी, तो kinetic energy को we can write p kinetic ke is equal to, so kinetic energy is equal to half mv square, right. तो यहाँ से अगर मैं mv की जगह यहाँ पर मतलब मैं अगर एक m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ, आई विल गेट m स्क्वायर v स्क्वायर एंड डिवाइड में 2m. सो m स्क्वायर v स्क्वायर मोमेंटम इक्वल टू mv होता है, तो यहाँ पर m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह आई कैन राइट p स्क्वायर अपॉन 2m. ओके, तो वहां से ये चीज आई है कि एनर्जी को पी स्क्वायर बाई 2m लिखा. एंड इफ अनसर्टेनिटी इन पी एक्स, अगर पी एक्स में अनसर्टेनिटी को मैं डेल्टा पी एक्स से डिनोट कर रही हूँ, दैट इज कि पी में कितना वेरिएशन आ रही है, तो डेल्टा ई विल बी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आई विल गेट 2px मतलब 2x अपॉन 2m. अगर मैं इसको एक्स लेट करूँ तो 2x अपॉन 2m एंड देन डेल्टा पी एक्स. ओके, सो यहाँ पर p अपॉन x, अब p इज इक्वल टू मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है, और यहाँ पर एक मास डिवाइड में भी है, तो मास से मास कैंसिल, आई विल गेट जस्ट v. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डेल्टा e की वैल्यू आ गई px डेल्टा px. ओके, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इज कि जहाँ पर हाँ vx इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग x. रिकॉइल वेलोसिटी मींस कि अगर उसको कोलिशन हुआ है तो कितने मतलब कितने वेलोसिटी से वो बैक गया है, जिस भी पोजीशन जिस भी वेलोसिटी से वो चेंज हुआ है. देन डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर मेजरमेंट. ओके, कि हम कितनी जल्दी या फिर कितने टाइम में उस मेजर जो भी डेल्टा मतलब जो भी चेंजेस आया है उसे रिकॉर्ड मतलब मेजर कर सकते हैं. स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो डेल्टा एक्स विल बी डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा टाइम. तो यहाँ से डेल्टा टी की भी वैल्यू आ जाएगी विच इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी एक्स. ओके, सो ये होगी सेकंड इक्वेशन. तो हमें डेल्टा ई भी मिल गया और डेल्टा टी भी मिल गया, बस इसे मल्टीप्लाई करना है. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट कि ये तो डेल्टा ई की वैल्यू थी एंड ये डेल्टा पी टी की वैल्यू थी. वी एक्स से वी एक्स कैंसिल, सॉरी वी एक्स कैंसिल, हमें क्या मिला सिर्फ डेल्टा पी एक्स एंड डेल्टा एक्स.
एंड इसकी तो ऑलरेडी लिमिट सेट थी कि h⁻/2, तो वहां से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फर्स्ट पोजिशन मोमेंटम रिलेशन से हमें इसकी वैल्यू भी यही सेम मिल गई। ओके, तो वैल्यू दोनों की सेम ही आती है, कांस्टेंट जो है h⁻/2 ही आती है। h इज h/2 पाई, इसका शॉर्ट फॉर्म h/2 पाई। बाकी और h यहाँ पर मतलब ये टोटल h/4 हो जाएगा, एंड ये हमारा दोनों फॉर्म में अनसर्टेनिटी रिलेशन है। ओके, सो इसके मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन लाइक कि सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके यहाँ पर हमें टाइम पीरियड वो निकालना है, लाइफ टाइम निकालना है। ओके, और फिर इसमें निकालना है कि ये तो मिनिमम अनसर्टेनिटी एंड फ्रिक्वेंसी निकालना है। ओके, एंड देन यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस का आता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस की जो विड्थ है वो निकालना है, फ्रैक्शनल विड्थ कितनी होगी। और फिर ये आते हैं कि मिनिमम एनर्जी तो ऑफ कोर्स इजी है, उसका तो डायरेक्ट रिलेशन है। देन यहाँ पर कि डू इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस, ये तो पीवाईक्यू में भी आ रखा है कि एस्टिमेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन एक्सिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस वाले होते हैं कि उसमें मिनिमम एनर्जी कितनी है, या फिर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस। एंड देन ये विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगेन, और लाइफ टाइम वाले क्वेश्चंस, और फिर ये वही है उसमें भी। एंड यहाँ पर डेल्टा ये फ्रीक्वेंसी वाला है, एंड दैट्स इट, इसमें जितनी। ओके, और फिर एक और क्वेश्चन है, वो भी अच्छा है। इसमें ये है कि हमें बोर रेडियस प्रूव करना है, जो पीवाईक्यू में आ रखा है वो है कि हमें बोर रेडियस प्रूव करना है, तो उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन टाइप का है वो क्वेश्चन, वो हम करेंगे, बट पहले न्यूमेरिकल्स देखते हैं। This first question is an atom can radiate at any time after it is excited, which is of course कि एक बार ऐसा excited हो गए तो कभी भी de-excite हो सकता है। ओके, तो वो हमारा डेल्टा टी हो जाएगा। So it is found that in a typical case the average excited atom has a lifetime of about 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये वही दे रखा है कि हमारे डेल्टा टी है वो 10⁻⁸ सेकेंड ऑर्डर का है। ओके, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इट emits a photon and is excited। ओके, तो हमारा डेल्टा टी है, तो हमें निकालना है फर्स्ट ए पार्ट इज की व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डेल्टा, मतलब इन डेल्टा म्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ओके, तो ये देखते हैं। सो सो इन दिस केस वी नीड अ फॉर्मूला जिसमें ई को हम लोग फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर सके, राइट। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है, ऑफ कोर्स द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज ई इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। हम जब उसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो एच, तो मतलब अगर मैं यहाँ पर डेल्टा न्यू डेल्टा ई निकालूँ तो दैट विल बी एच, तो कांस्टेंट है तो एच एज इट इज, एंड डेल्टा म्यू इज दिस। ओके, तो डेल्टा म्यू की वैल्यू आ गई डेल्टा ई बाय एच, तो यही फॉर्मूला जब हम उसमें रखेंगे तो आई विल गेट कि डेल्टा ई की जगह अगर मैं रखूँ एच डेल्टा म्यू, that is delta frequency, into delta t that should be greater than or equal to h bar by 2। ओके, इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो इट विल बी डेल्टा म्यू डेल्टा टी इंटू ये वाला h शुड बी ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, राइट। तो h से h कैंसल, एंड हमें मिल गया डेल्टा फ्रीक्वेंसी इंटू डेल्टा टाइम पीरियड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 पाई। तो एक कांस्टेंट हमें, मतलब ये एक नया रिलेशन मिल गया। इफ यू वांट आप इसे शॉर्ट में उसमें लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स में। सो अब इसमें हमें बस डेल्टा टी की वैल्यू पता है तो डेल्टा म्यू निकल जाएगा। डेल्टा टी की वैल्यू 10⁻⁸, दैट मीन्स डेल्टा म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 पाई, और 10⁻⁸ ऊपर जाकर 10⁻8 1/सेकेंड्स। ओके, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। सो 10⁸ आई कैन राइट इट एज, so 1/4 divided by 0.07962। ओके, तो 0.07962 उसको मैं 2 कर लूँ तो 7.9 या फिर 8, तो 8 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड्स, ये ऑर्डर आएगा। ओके, सो ऑफ कोर्स वी कैन से कि डेल्टा टी 10⁻8 का ऑर्डर का था, और ये डेल्टा म्यू फिर 10⁻6 के ऑर्डर का है। मतलब एक को कम करो तो दूसरा बहुत ज़्यादा पहुँच, राइट। तो ये क्वेश्चन तो इजी था। तो यार ये क्वेश्चन तो इजी था, बट इसमें हमें एक न्यू फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी विच वाज दिस डेल्टा म्यू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई 1/4 पाई, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब नेक्स्ट पार्ट इसी में है, दैट most photons from sodium atoms are in two spectral lines at about lambda। ये सोडियम लाइट की वो है वेवलेंथ है। what is the fractional width of either line, that is डेल्टा म्यू अपॉन म्यू। ओके, तो हमें क्या डेल्टा म्यू तो हमने निकाल लिया। ओके, डेल्टा फ्रीक्वेंसी में है, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी इसमें पुट करने के लिए, एंड हमें लैम्डा दे रखा है। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है। लाइक वी नो कि
frequency can be written as, मतलब frequency is c upon lambda. हमें लैम्डा गिवन है, हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे. फ्रीक्वेंसी के फिक्स वैल्यू अगर हमें आ जाएगी, मतलब येलो लाइन की हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट्स इट. सोडियम की हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए हमें सी 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 5890 एंग्स्ट्रॉम्स, 10⁻10 10⁻10. तो इसका आंसर आएगा, so 3 divided by 5890 is 5.09, 10⁻⁻4. तो 5.09 10⁻⁻4 इसका into ये जो -10 है ये ऊपर जाएगा, ये 18 हो जाएगा, उसमें से -4 कर देंगे, इसको लिख लेते हैं, ये 18. सो जो लास्ट 18 10⁻18, तो ये हो जाएगा 5.04 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, राइट. अब ये तो आ गई फ्रीक्वेंसी. डेल्टा फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो हमें बस इसका फ्रैक्शनल चेंज देखना है. डेल्टा म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 8 इंटू 10⁻6, 8 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय this 5.04 into 10⁻14, 5.04 10⁻14. So it will be 1.57 into, ये 10⁻14 नीचे, ऊपर गया तो -14 और +6, दैट इज -8, 10⁻−8. ओके, so this is the whole answer. ये हमारा आ गया डेल्टा फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी. Now third part in it is to calculate the uncertainty delta E in the energy of the excited state of the atom, which is very simple. इसमें तो direct relation ही use करना है. delta E delta T greater than or equal to h bar upon 2. Now in some cases, क्योंकि आंसर में हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ द, मतलब जो भी हमारा मैग्नीट्यूड इसके ऑर्डर से मतलब होता है, हमारे रिजल्ट के ऑर्डर से, तो वो लोग 2 को मैंने देखा था कि इग्नोर करते थे. तो मैं तो 2 इसलिए लेकर चलती हूँ बिकॉज पेपर में फिर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि सिंस द ऑर्डर इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट ठीक है. सो डेल्टा ई यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा ई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बार अपॉन 2, एंड यहाँ पर h बार अपॉन 2, और हमारे डेल्टा टी की वैल्यू 10⁻8 सेकेंड्स थी, ये अपना खुद से पहले से. और h बार की जो यूनिट्स होती है वो थे जूल सेकेंड, मतलब h की यूनिट्स जूल्स सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो ऑफकोर्स हमें जूल्स मिलेगा बिकॉज हम एनर्जी निकाल रहे हैं. तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसकी वैल्यू तो आ गई 0.5275. ओके, सो 0.5275, बट ऑर्डर्स का ध्यान रखना है कि हमारा जो h होता है वो होता है 10⁻34 में, उसे नहीं भूलना है. ओके, 10⁻34 ऊपर और नीचे है 10⁻8, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻26. ओके, 26 लिख लो, या फिर वी कैन राइट हम 10⁻27 लिख लेंगे. ओके, तो इट विल बी 5.275 इंटू 10⁻27 जूल्स. ओके, ये है जूल्स में, बट ये ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है इन जूल्स में कंपैरिजन करने के लिए, तो हम इसे ईवीज में आंसर देंगे, क्योंकि ईवीज थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है. सो ईवी के ऑफ कोर्स हमें कुछ नहीं करना, बस इसे डिवाइड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻19, तो 275 को डिवाइड कर देंगे 1.6 से, तो 3.29 या फिर 3.3 लिख सकते हैं. 3.3 इंटू 10⁻, यहाँ पर 27 था, 19 से डिवाइड करेंगे तो आई गेस 6 आएगा, 10⁻6. ओके, 10⁻6 EV. ओके, तो ये थोड़ा ठीक है. So 3.3 into 10⁻6 EV is the uncertainty in the energy of the excited atom. यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी, 27 - 19 8 होता है, 6 नहीं आएगा. तो ऑर्डर का ऑफकोर्स ध्यान देना, क्योंकि -6 और -8 में बहुत ही ज़्यादा अंतर है. तो ये -8 अब सही है. तो यू सी क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स ही हैं कि लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, बट फॉर्मूला कौन सा, कहाँ और कैसे यूज़ करना है वो मैटर करता है. नेक्स्ट जैसे यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी दे दिया था, तो E = h nu यहाँ पर यूज़ करना था, वो हमें सोचना है. ओके, नेक्स्ट इज डू इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये हमारा बाद में भी एटम के बोर के एटॉमिक रेडियस को प्रूव करने के ऐसे टाइप के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल दैट.
सो एस्टिमेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड विद इन अ न्यूक्लियस ऑफ साइज, ये हमें साइज दे रखा है विच इज डेल्टा एक्स, ओके, ये डेल्टा एक्स है, बाय यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमें एनर्जी निकालनी है, डेल्टा एक्स दे रखा है, ओके, लेट्स डू दिस। एंड वैसे मैं एक और चीज़ जस्ट डिस्कस कर दूँ, यहाँ पर डेल्टा एक्स हमने साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्यों लिया, बिकॉज लेट्स से कि ये अपना अगर एटम है, ओके, मतलब ये हमारे पूरा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा पूरा, ऐसे ही हमने मतलब जो पहले क्लासिकली ऐसे ही उन्होंने डिफाइन किया था कि पार्टिकल टाइप का, और उसमें बीच में एक न्यूक्लियस होगा, हैवी न्यूक्लियस, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट धीरे धीरे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स तो एक्चुअली पार्टिकल्स होते ही नहीं है, वो तो एक वेव होते हैं, तो यहाँ पर पूरे में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उनको फाइंड करने की। ओके, इट्स नॉट अ फिक्स पार्टिकल कि वो कहीं एक एग्जैक्ट मोमेंट पे होगा, तो हमें डेल्टा एक्स वो नहीं, यहाँ पर वो कहीं भी हो सकता है, ओके, इस रीजन में जो कि हमारे साइज ऑफ न्यूक्लियस है, इस पूरे रीजन में वो कहीं भी हो सकता है, ओके। सो दैट्स वाई कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं भी इसमें हो सकता है, तो हमारा जो डेल्टा एक्स है, कि मतलब जो फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल है, कितना मिस्टेक मतलब कितना अनसर्टेनिटी हो सकती है एक्स को फाइंडिंग में, वो पूरा साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ओके। सो वही यहाँ पर दे रखा है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें दे रखा है, डेल्टा एक्स इज गिवन डेल्टा एक्स इज 1 इंटू 10⁻14 यानी 10⁻14 के ऑर्डर का। सो is delta x is equal to 10⁻14 मीटर, एंड हमें निकालनी है अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी, वो भी काइनेटिक एनर्जी। तो नाउ एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे डेल्टा एक्स यूज है, तो हमें डेल्टा एक्स वाले रिलेशन को यूज करना है। तो हमें वहां से मिलता क्या, डेल्टा एक्स वाले रिलेशन में डेल्टा वी मिल सकता है, राइट। एंड वी नो कि डेल्टा वी से हम मतलब डेल्टा पी मिल सकता है, एक्चुअली डेल्टा पी से हम लोग डेल्टा वी निकाल सकते हैं। एंड डेल्टा वी इज व्हाट वी यूज इन द काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर, बल्कि हम लोग डायरेक्ट डेल्टा पी स्क्वायर बाई 2 MB कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे यूजिंग दिस, ओके। तो पहले डेल्टा पी निकालते हैं, तो डेल्टा पी विल बी एच बार अपॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स विच इज 10⁻14 मीटर्स, ओके। सो 0.528 आता है, तो 0.53 लिख रही हूँ मैं, 53 इंटू 10⁻34 ऑलरेडी था, बिकॉज हम एच यूज कर रहे हैं, देन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10⁻14, और यहाँ पर जूल सेकेंड है, उसको जब हम करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कैंसिल आउट होके हमारा केजी मीटर पर सेकेंड बचेगा, ओके। सो यू कैन चेक द यूनिट्स, ओके। तो 0.53 इंटू 10 पर, ये 34 है, 14 में 34 माइनस 14 20 आएगा, 0.53 इंटू 20, तो 0.53 इंटू 20, देन अगेन ये काफ़ी 10⁻20, ओके, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, लाइक। सो अब इस वैल्यू को देखो, ये 10⁻20 आ गया, ओके। अब ऑफ कोर्स P इज इक्वल टू mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ओके। एंड हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से डील करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो -31 की पावर्स में होता है। तो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालूँ ना उस इलेक्ट्रॉन की, तो इसे अगर इस मोमेंटम को मैं डिवाइड करूँ 10⁻31 से, तो ऊपर 10⁻20 और नीचे 10⁻31, इट विल बी लाइक 10⁻31 माइनस 20 11, ओके। और स्पीड ऑफ लाइट में कौन सा ऑर्डर आता है, 10⁸, और ये 10⁻11, दैट मीन्स 100 या 1000 टाइम्स ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू। अच्छा, इसको भी अगर डिवाइड कर दे 9.1 से, तो 0.53 डिवाइड बाई 9.1, 0.058, ठीक है, 10 भी अगर आ रही है तो भी वो 100 टाइम्स लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, विच इज ऑफकोर्स अपसर्ड, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी जो अप्रोच है, ये हम थोड़ा सा नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच जो है हमारी, कि हम लोग P इज इक्वल टू एम बी या फिर P इज इक्वल टू डायरेक्ट E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m ले रहे हैं, दैट इज नॉट वैलिड, ओके। बिकॉज ये जो है E इज इक्वल टू एम सी जो होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, हमारा रिलेटिविस्टिक अप्रोच होता है, प्लस उसके साथ जो मोमेंटम, हमें उस अप्रोच को यहाँ पर लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल इग्नोरेंस से जो हमारी स्पीड आ रही है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज वे टू मच देन द पॉसिबल वन, ओके। सो इसे एक बार वापस करते हैं कि हमें डेल्टा पी मिल गया, डेल्टा पी इज 0.53 इंटू 10⁻20, 0.53 इंटू 10⁻20, 10⁻20 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ जो रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला होता है, मतलब जो रिलेटिविस्टिक रिलेशन होता है, दैट इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया मोमेंटम की वजह से जो एनर्जी आती है, सेकंड जो हमारा रेस्ट मास एनर्जी होती है, m² सी टू द पावर 4, ओके।
तो यहाँ पर सी स्क्वायर है, यहाँ पर C4 है। अगर हम लोग उसमें से C4 किसी तरह कॉमन ले सकें तो हमें यहाँ पर चाहिए कि अगर मैं P को सी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लूँ, मीन्स अगर मैं इस P C से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो लेट्स से अगर मैं इस P में C से मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट इज डेल्टा पी सी इज इक्वल टू 0.533 into 10 to the power minus 20 into 3 into minus 20 into 3 into 10 to the power 8. ओके, तो ये हो जाएगा 0.533 into 3, 0.533 into 3, 1.59, 1.6, हाँ 1.6 लेते हैं, 1.6 into 10 to the power, यहाँ पर -20 है और यहाँ पर 8 है, तो 12 -12, ओके -12, और ये PC है तो यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर इसे C लिख दे रही हूँ। बाकी यूनिट सेम है, बस मैं C की यूनिट्स नहीं लिख रही, kg मीटर पर। ओके, ये हमारी PC की वैल्यू ये है, इसमें C नहीं आएगा, सॉरी ये C नहीं आएगा, यहाँ पर C आएगा, LHS में C आएगा। ओके, ये हमारी PC की वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं, अब ये ऑफ कोर्स इंटू -12 kg मीटर पर सेकेंड की जगह मैं इसे ईवी में, ईवी की फॉर्म में ले लेते हैं, तो 1.6 डिवाइड बाई 1.6 ये तो 1 ही रहेगा, इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइड बाई -19 विल बी 19 माइनस 2 7 EV, यानी 10 EV, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये हमारा PC की वैल्यू आ गई। ओके, P एंड C, ठीक है। अब हमारी जो रिलेटिविस्टिक रिलेशन है वो आसान है, E स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर C स्क्वायर, मतलब PC का होल स्क्वायर, PC की वैल्यू ये है तो इसका होल स्क्वायर मतलब 100 मेगा वोल्ट्स, नहीं 100 इंटू 10 टू पावर 12, बिकॉज मेगा मीन्स 10 टू पावर 6, तो उसका भी स्क्वायर होगा ये इन EV स्क्वायर। ओके, ये हो गया EV स्क्वायर। यहाँ पर एनर्जी का स्क्वायर हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर यूनिट्स में भी एनर्जी की यूनिट्स का स्क्वायर हो रहा है, प्लस उसका जो रेस्ट मास MC स्क्वायर, इसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, वरना एक बार याद रख सकते हो कि 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं। ओके, तो उसका स्क्वायर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, 0.1 जो रेस्ट मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का, दैट इज MC स्क्वायर की वैल्यू होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नाउ अब इसको भी हम लोग ऐड कर, मतलब इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 0.511 का स्क्वायर 0.26, 0.26 वगैरह 0.26 इंटू यहाँ पर भी 10 to the power 12। ओके, तो इसमें से हम लोग 10 अब तो सीधे ऐड करके, और 10 to the power 12, तो 0.26 और यहाँ पर 100, तो 100.26 इंटू 10 to the power 12 EV, ये हमारा E स्क्वायर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी विल बी 100.26 का अंडर रूट, तो 106 10.012, 10.01, तो यहाँ से आ गया 10.01, मतलब कुछ कुछ उसी के ऑर्डर का आ गया ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ अ गुड थिंग कि हमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा। बट हमें ये चीज़, मतलब ये चीज़ देखनी पड़ती, अगर वहाँ पर वो कंपेरेबल भी आ रहा था तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले ही उसकी वैल्यू चेंज ज़्यादा ना हो रही हो। ओके, सो ये तो हो गया हमारा टोटल एनर्जी। ओके, देन अब एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मैंने P इज इक्वल टू में डायरेक्ट यूज़ किया है, यहाँ पर P इज इक्वल टू में ये मैंने मिनिमम केस लिया है कि जहाँ पर जो हमारा डेल्टा P है वो ग्रेटर और इज इक्वल टू होना चाहिए, तो मैंने इज इक्वल टू वाला केस लेकर यहाँ पे इज इक्वल टू लगा रखा है। ओके, बट यहाँ पर एक्चुअली ये ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.01 MeV, ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और हमें ऑर्डर से ज़्यादा मतलब है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज मच इंपॉर्टेंट हियर। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक मतलब एक एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एक और, लाइक काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी MC स्क्वायर, वो तो फोटो, वो तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग था, और ये है हमारा नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। ओके, तो ये है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एनर्जी विच इज अपर 10.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस
0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, तो यहाँ से अगर जब मैं इसे 10.0, मतलब ये 0.1 भी इग्नोर कर सकते हैं, बट क्या मैंने 9.49 या फिर 9.5। ओके, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन की, वो होगी ग्रेटर देन 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो ये काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 9.5 है। ओके, ये चीज भी ध्यान रखनी है, बिकॉज जो नॉर्मल बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियस की होती है वो अराउंड 8 मेगा वोल्ट, 10 मेगा वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर जैसे यूरेनियम की मैंने सर्च की थी तो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। वो एक रेडियो एक्टिविटी की, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसमें न्यूक्लियस डिके करता है। बट 7.6 इज द होल बाइंडिंग एनर्जी, बट यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो 9.5 से भी बड़ी आ रही है। सो ऑफ कोर्स बाइंडिंग एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख सकता इतनी लार्ज एनर्जी के साथ। तो दैट्स द रीजन व्हाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस में सर्वाइव नहीं, मतलब न्यूक्लियस में नहीं मिलते। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज नाइस बिकॉज इसने हमें ये, मतलब ये शो हुआ कि हाँ, एक तो ये प्रूव मिल गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते। ये खुद की एक अलग से डेरिवेशन का क्वेश्चन हो सकता है, आगे भी काम आएगा जब हम लोग न्यूक्लियर से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे। देन इसमें हमने रिलेटिविस्टिक का भी यूज देखा कि रिलेटिविस्टिक फॉर्मूलेस का कैसे यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन इज, ये तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, आई जस्ट चेक यू, तो ये 10⁻⁻8। अब हम पीवाई क्यूज करते हैं। ओके, ओके, सो नाउ एक सिमिलर क्वेश्चन पीवाई क्यू में आया, बस यहाँ पर डिफरेंस है कि अभी हमने जो कैलकुलेट किया वो था इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो तो काफी लार्ज आ रहा था, बट यहाँ पर ये दे रखा है प्रोटॉन के लिए। okay? तो प्रोटॉन तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, मिनिमम एनर्जी जो आएगी वो बाइंडिंग एनर्जी से काफी कम होगी, दैट्स वाई वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। यही चीज हमें देखनी है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है ऑफ कोर्स 1 फेंटोमीटर। सो इसको लेकर चलते हैं कि डेल्टा एक्स इज गिवन to be 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो अपना पोजिशन मोमेंटम का अगेन डेल्टा एक्स डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन और लार्जर देन h पावर अपॉन 2। सो यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी h पावर अपॉन 2, और ये डेल्टा एक्स 10 टू पावर h पावर अपॉन 2, और ये 10⁻⁻15 मीटर। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 0.53 10⁻⁻34 यहाँ जूल सेकेंड, और डिवाइड में 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो 34 और नीचे 15, तो 34 माइनस 15 19। ओके, सो 0.53 इंटू 10⁻⁻19 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ से अगर मैं एक बार कैलकुलेट करूँ भी कि प्रोटॉन का स्पीड कितना, मतलब प्रोटॉन की स्पीड कितनी होगी, तो ऑफकोर्स उसका जो मास होता है वो उससे ज़्यादा होता है, 1.27 होता है। ओके, एक बार देखते हैं। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 1.2753 डिवाइड बाई 1.7, तो वो तो आ गया 0.41, 0.41 इंटू 27 और -9। सो 0.41 इंटू 10⁻27 -19 हो जाएगा 8। बट इसे जब हम लोग करेंगे 4 क्योंकि वो 3 इंटू 10⁻8 होता है, तो ये हो जाएगा। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि 3 से तो ये बहुत ही कम वैल्यूज़ है। तो या ये स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी, मतलब ठीक ठाक है, रेंज मतलब काफ़ी कम है। तो हम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया 0.5 10⁻⁻19 के मीटर, तो ये हो गया 5.3 इंटू 10⁻⁻20 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा डेल्टा पी। ओके, अब डेल्टा पी आ गया है, तो अब हम लोग डायरेक्ट इसमें अपने नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, वी नीडेड द, यहाँ पर अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमें अनसर्टिनिटी इन एनर्जी नहीं चाहिए, हमें मिनिमम एनर्जी ही चाहिए। ओके, तो देर इज अ डिफरेंस, बिकॉज अनसर्टिनिटी चाहिए होती तो हम यहाँ पर डेल्टा ई करते हैं और फिर 2p डेल्टा पी करते हैं। ओके, बट यहाँ पर हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो अगर हमारा मिनिमम यहाँ पर हमें डेल्टा पी मिल रखा है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस 5.3, राइट। हमें मतलब एक बार स्टार्टिंग से करते हैं कि डेल्टा पी इज, हमने निकाला कि ये 5.3 10⁻⁻20 kg मीटर पर सेकेंड से
बड़ा होना चाहिए, राइट। तो इसके हम लोग मिनिमम, अब हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। मिनिमम वैल्यू ये खुद होगी, ओके। तो अगर ये मिनिमम वैल्यू, तो इससे एसोसिएटेड जो मिनिमम एनर्जी होगी विच इज डेल्टा ई, वो हमें डायरेक्ट मिल सकता है पी स्क्वायर बाई 2m करके, पी स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। तो पी स्क्वायर इज इसका स्क्वायर 5.3 का स्क्वायर, 5.3 10 टू द पावर -20, हाँ -20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, and mass of proton is 1.67 into 10 to the power -27 kg, ओके। यूनिट्स का ध्यान, ये kg में होना चाहिए, ये भी kg में होना चाहिए, kg मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो कैलकुलेट करने के बाद 8.41, और ऑर्डर में यहाँ पर 10 टू पावर -20 का स्क्वायर यानी 40 -40 प्लस 27, तो 40 40 -27 तो -13, ओके, -10 टू पावर -13, ये हमारी मिनिमम एनर्जी हो गई। एंड अगेन ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी पावर्स में है, तो इसे ईवी में कैलकुलेट करेंगे। सो 8.4 एक्स, ये होगी 5.25 इंटू 10 टू पावर -19 करेंगे तो 19 -3 इज 6, तो यहाँ पर हम 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यानी 5.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 to power 6 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये उसकी मैक्सिमम एनर्जी है, ओके। एंड ऑफ कोर्स बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या फिर 7 या फिर 10 इसके अराउंड लाई करती है, या फिर 9 डिफरेंट मेटल के, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे अगर रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव डिके में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 7 या 8 के अप्रॉक्स है, तो उससे काफ़ी कम है, तो इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर एक्सिस्ट भी करता है। एंड हमारा आंसर भी आ गया, विच इज़ मिनिमम एनर्जी, ओके। So ये question done. Next question is the position and momentum of a 1 kilo electron volts electron. तो ये उसकी kinetic energy दे रखी है, okay, are simultaneously measured if the position is located within 0.1 nanometer. तो ये delta x दे रखा है. What is the percentage of uncertainty in momentum? ध्यान देना है कि यहाँ पर परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज पे मतलब कि फ्रैक्शनल चेंज एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंट, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम इनटू 100%, यानी हमें डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%। या तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, पहले तो डेल्टा पी और एक, तो डेल्टा पी तो देखो यहाँ से मिलेगा हमें अनसर्टेनिटी रिलेशन से, जो कि हमें डेल्टा एक्स दे रखे हैं, हम निकाल सकते हैं। एंड जो पी की एक्चुअल वैल्यू वो हमें मिलेगी इस काइनेटिक एनर्जी से, बिकॉज यहाँ पर ए ई वी दे रखा है, तो आई होप ये उन्होंने काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रखी है, क्योंकि ऑफकोर्स के ई वी में ये तो काफ़ी कम है उसकी रेस्ट मास एनर्जी से, तो हम इसे नॉन रिलेटिविस्टिक ले सकते हैं, ओके। तो 1 की ई वी से हम निकाल लेंगे पी स्क्वायर बाई 2m करके पी की वैल्यू, एक्चुअल पी की वैल्यू, और फिर डेल्टा पी अपॉन पी, ओके। तो लेट्स डू इट। सो डेल्टा एक्स, पहले डेल्टा पी निकाल लेते हैं। डेल्टा एक्स इज गिवन अस टू बी 0.1 नैनोमीटर, ओके। तो 0.1 नैनोमीटर, या फिर आई कैन से 10 टू पावर -10 मीटर, ओके। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -10 नैनोमीटर, ओके। ये तो हो गया डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी निकाल लेते हैं तुरंत कि एच बार अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स में, अच्छा सॉरी यहाँ पर मीटर। सो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके, सो ये हो गया 0.53 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -10, तो ये आ जाएगा 0.53 इंटू 10 पावर 0.53, ये हमारे डेल्टा पी है वैसे। 0.53 इंटू 10 टू द पावर -24 kg मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया कि ये डेल्टा पी है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज इन द चेंज, मतलब परसेंटेज चेंज चाहिए कि कितना आ रहा है। तो हमें चाहिए डेल्टा पी अपॉन एक्चुअल पी इंटू 100%, राइट। तो डेल्टा पी मिल गया है, अब हम पी निकालते हैं। पी के लिए हमें इन्होंने दे रखा है कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके। सो नाउ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ओके। वैसे हाँ, हमें तो एनर्जी ही निकालनी है डायरेक्ट, तो पी भी यहाँ पर नॉर्मल डेल्टा पी नहीं, यहाँ पर पी यूज होगा, बिकॉज वो डेल्टा ई नहीं, हमें ई दे रखा है, ओके। सो पी इज इक्वल टू √2m टू एम ई, तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू इलेक्ट्रॉन ही है, या इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर
31 एंड देन इलेक्ट्रॉन की मतलब एनर्जी इज 1 किलो 10⁻³ अब यहाँ पर ईवी है तो ईवी का भी ध्यान रखना है कि हमें जो लास्ट में जो मोमेंटम में यूज करना है वो हमारा केजी मतलब या जूल्स में होना चाहिए। ओके सो तो जूल्स में करने के लिए हम इसे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस पूरे को सॉल्व करके जो भी अंडर रूट में आ रहा है वो हमारा ये हो जाएगा। ओके सो इसकी वैल्यू तो आ गई 29.12। ओके बट पावर्स देखते हैं, पावर्स आर की -31 यहाँ पर, -19 यहाँ पर और फिर प्लस का 3, तो 31 प्लस 19 -3 तो -47। ओके बट हम इवन लेते हैं बिकॉज हमें बाहर लेना होता है ऑर्डर्स को रूट के, तो 46 अगर मैं लूँ तो जगह 291 या ये माइनस में है। ओके ये है 10⁻⁻47 राइट, तो हम यहाँ पर -46 से ले रहे हैं और ये जो है इस पॉइंट पर हम यहाँ हटा के 2.912 कर दे रहे हैं। ओके सो अब ये इजी पड़ेगा, सो 2.912। ओके -46 को रूट के बाहर -23 राइट, और 2.912 का अंडर रूट 2.912 अंडर रूट 1.71, so 1.71 into 10⁻⁻23 kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारी हो गई एक्चुअल पी की वैल्यू। अब हमारे पास डेल्टा पी भी आ गया और पी भी आ गया, तो हम फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हैं। पी इज 1.71 into 10⁻⁻23 और डेल्टा पी वॉज 5.3 10⁻⁻25 एंड ये है 1.71, तो इसको डिवाइड करते हैं 5 डिवाइड बाय 1.71 3.1 इंटू 10⁻, ऊपर -25 नीचे -23, तो ये हो गया -2। अब ये तो हो गया फ्रैक्शनल चेंज, बट हमें इसका क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम राइट, तो हमें चाहिए इसको डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%। सो 100% करेंगे तो वी विल गेट 3.1%। ओके सो ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो theoretically इसे देखेंगे, इसे देखते हैं। फोटोन इज emitted in a process characterized by a time interval of 1 millisecond। ओके तो ये तो गया डेल्टा टी। what will be the inherent uncertainty in the energy and the frequency of the emitted of photon। ओके तो एनर्जी तो बहुत आसान है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन h बार बाय 2, और फ्रीक्वेंसी भी बहुत आसान है क्योंकि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें वो यूज हुआ था डेल्टा फ्रीक्वेंसी इंटू डेल्टा टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 पाई। ओके तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन है मतलब फॉर्मूलेस का, तो डेल्टा ई डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बार अपॉन 2। यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी h बार अपॉन 2 और ये 1 मिली सेकेंड है राइट, 1 मिली सेकेंड, तो यहाँ पर 10⁻⁻3, तो ये आएगी 0.53 0.53 इंटू 10⁻, ऊपर -34 रहता और फिर ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -31। ओके ये तो होगी जूल सेकेंड, ये तो हो गया हमारा डेल्टा ई। इसे भी हम लोग ईवीज में कैलकुलेट करेंगे तो इसे बस 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है, तो 53 डिवाइड बाय 1.6 0.33 राइट, और ये -31 और 19 आएगा नीचे, तो 31 - 19 -4 आई गेस, 31 - 19 2 आएगा, सॉरी ओके -12 आएगा, yeah so -12 EVs। okay so this is 3.3 10⁻⁻13 okay तो ये तो हो गया अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज क्या, हमें फ्रीक्वेंसी में निकालने, तो फ्रीक्वेंसी के लिए वी नीड डेल्टा म्यू इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 पाई। ये कहाँ से आया, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, वहाँ से देख लो। एंड देन डेल्टा म्यू इज ग्रेटर देन 1/4 पाई, डेल्टा टी की वैल्यू है 10⁻⁻3 सेकेंड्स, तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 पाई, या वैसे 0.08 आए थे। ओके तो 0.08 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो सेकेंड इनवर्स की यूनिट हो जाएगी ऑफकोर्स। सो ये आएगी
वैल्यू 80 हर्ट्स। ओके, तो वी कैन सी कि मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, 80 मतलब काफ़ी ज़्यादा है, 80 हर्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा वो काफ़ी कम है। ओके, मिली सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज द अनसर्टेनिटी रिलेशन कि उनको एक को बढ़ाओ तो दूसरा कम हो जाता है। सो ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लिया हमने। अब बस ये गामा रे थॉट एक्सपेरिमेंट और ये डेरिवेशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसमें बस थ्योरी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।